नमस्कार। चलिए आज समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के केंद्र सरकार के ढांचे को। ये कैसे काम करता है, कौन कितना ताकतवर है, सब कुछ। तो वो एक बड़ा सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, असली सत्ता की चाबी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सत्ता की इस पहेली को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस बुनियादी दस्तावेज से जो पूरे सिस्टम की नींव है, और वो है भारत का संविधान। तो हमारी आधिकारिक नियम पुस्तिका है संविधान का भाग 5। इसी में लिखा है कि केंद्र सरकार कैसे चलेगी, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, संसद के क्या नियम होंगे, सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय शासन के सबसे प्रमुख चेहरे से, यानी राष्ट्रपति से, जिन्हें हम राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख के तौर पर जानते हैं। देखिए, संविधान के हिसाब से तो देश की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित हैं। वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, मतलब कागज पर वही मुखिया हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति को आम जनता सीधे नहीं चुनती है, उन्हें चुनते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, यानी संसद के सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के विधायक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं, मनोनीत नहीं। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाना लगभग नामुमकिन जैसा है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसकी शुरुआत के लिए ही किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए। फिर उस सदन में 2/3 के भारी बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और अगर वहां भी 2/3 बहुमत मिल गया तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसलिए बनाई गई ताकि देश के सर्वोच्च पद को राजनीतिक खींचतान से बचाया जा सके। यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, राष्ट्रपति को चुनने में तो राज्यों के विधायक हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें हटाने की बात आती है, यानी महाभियोग में, तो विधायकों का कोई रोल नहीं होता। महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ संसद के सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत, वही भाग लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति के पास इतनी सारी औपचारिक शक्तियां हैं, तो फिर सरकार चलाने की, रोजमर्रा के फैसले लेने की असली ताकत किसके हाथ में है? और यही सवाल हमें सत्ता के असली केंद्र की तरफ ले जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की। असल कार्यकारी शक्ति यानी असली पावर राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के पास होती है। इसको ना एक कंपनी की तरह समझिए। राष्ट्रपति उस कंपनी के चेयरमैन की तरह हैं जो नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री उस कंपनी के सीईओ की तरह हैं जो असल में दिन प्रतिदिन के फैसले लेते हैं और कंपनी को चलाते हैं। असली फैसले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही लेती है। संविधान का अनुच्छेद 74 इस पूरी व्यवस्था की चाबी है। ये साफ कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगी, राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार काम करना होगा। ये सलाह उनके लिए बाध्यकारी है। और बस यही एक लाइन प्रधानमंत्री को असली निर्णयकर्ता बना देती है। और हां, ऐसा भी नहीं है कि सरकार जितने चाहे उतने मंत्री बना ले। 91वें संविधान संशोधन के मुताबिक मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि बहुत बड़ी बड़ी सरकारें ना बने और शासन ठीक से चले। तो हमने कार्यपालिका की बात कर ली। अब आते हैं उस संस्था पर जो जनता की आवाज है और जो इस सरकार की शक्ति पर लगाम लगाती है, यानी संसद। अक्सर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल या विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बुनियादी फर्क हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है 5 साल के लिए। ये सीधे तौर पर लोगों की आवाज हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधायक चुनते हैं 6 साल के लिए। ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। तो अब हमारे पास सारे हिस्से हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं और कैसे ये एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। इस पूरे सिस्टम का सबसे शक्तिशाली हथियार है सामूहिक जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर एक मंत्री भी कोई फैसला लेता है तो उसे पूरी सरकार का फैसला माना जाता है।
और अगर लोकसभा सरकार में अपना विश्वास खो देती है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास करके किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को एक साथ घर भेज सकती है। तो कुल मिलाकर ये शक्तियों का एक बहुत ही सोचा समझा जाल है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास असली शक्ति का इंजन है, लेकिन उन्हें संसद, खासकर लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होता है, जो ब्रेक का काम करती है। और राष्ट्रपति इस पूरी मशीनरी के संरक्षक की तरह हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो। तो हमारे शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। असली बॉस कौन है? जवाब बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री। लेकिन केवल तब तक जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, जिस तरह से आज हमारी राजनीति काम करती है, क्या लगता है सत्ता के नियंत्रण और संतुलन का एक ढांचा आज भी उतना ही असरदार है जितना हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था?